आज हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश। इस वंश को सातवाहन वंश के साथ साथ आंध्र वंश भी कहते हैं। क्योंकि गोदावरी और कृष्णा नदी घाटी के बीच का क्षेत्र है, उसे आंध्र कहते हैं। और इस वंश का साम्राज्य या राज्य वहीं था, इसीलिए इस वंश को आंध्र वंश भी कहते हैं। इस वंश के संस्थापक थे सिमुक के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी। फिर आए सातकर्णी बहुत ही प्रतापी शासक थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था और इन्होंने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को वर्तमान में पैठन बोलते हैं, और ये गोदावरी के किनारे है। गोदावरी नदी है, वहाँ पर है। जब सतकर्णी की मृत्यु हुई तो उसके पश्चात उन इलाकों में शक वंश का आना आरंभ हो गया और शक वंश ने उनके कई इलाकों पर कब्जा कर लिया, और इस प्रकार शकों ने अपना राज करना शुरू कर दिया। शकों को पश्चिमी क्षत्रप भी कहते हैं। बाद में सातवाहन वंश में 23वें शासक आए, गौतमी पुत्र सातकर्णी। उसने दोबारा से सातवाहनों की सत्ता को स्थापित किया और अपने वंश की कीर्ति में वृद्धि की। इसके बाद वशिष्ठ पुत्र पुल्लू मावी ने शक राजा रुद्रदमन प्रथम की पुत्री से विवाह किया और उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए, परंतु रुद्रदमन ने अपने ही दामाद वशिष्ठ पुत्र पुल्लू मावी को हराकर सातवाहन वंश के कई भूभागों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद में आए यज्ञश्री सातकर्णी। उन्होंने दोबारा से शकों से अपने राज्यों को छीना और उन्होंने जहाज वाले सिक्के भी चलाए। सातवाहन वंश के सभी शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया था। उनके समय में चांदी, तांबे, कांसा और शीशे की मुद्राएं हमें प्राप्त होती है। और सातवाहन वंश ने ही सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान करना आरंभ किया था। इसके अलावा उन्होंने अपने राज्य में बहुत सारे चैत्य और विहार बनाए, जिसमें से कार्ले का चैत्य बहुत अधिक फेमस है। अगला वंश है गुप्त साम्राज्य। इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त के बाद आए घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण की थी। घटोत्कच के पुत्र थे चंद्रगुप्त प्रथम। उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी और इन्होंने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह भी किया था और गुप्त संवत भी आरंभ किया था। फिर आए समुद्रगुप्त दिग्विजय और एकीकरण की नीति को माना करते थे। ये जिस भी दुश्मन को हराते उस दुश्मन को आर्थिक रूप से कमज़ोर कर दिया करते थे। उनका मानना था जब तक कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं होता तब तक वो पूरी तरह समाप्त नहीं होता। और ये युद्ध काल के अंदर भी वीणा बजाया करते थे। इनके सिक्कों पर भी वीणा बजाती हुई तस्वीर मिलती है और इन्होंने अपने सिक्कों पर श्रीगुप्त प्रपौत्र भी लिखा है। इससे में ध्यान पड़ता है ये श्रीगुप्त के पड़पोते थे। और इन्होंने अपने राज्य को 5 भाग में बांटा था: गंगा यमुना, पूर्वी हिमालय, विंध्य, दक्कन और दक्षिणी भारत के राज्य। समुद्रगुप्त के पास बहुत अधिक ताकतवर नौसेना भी थी। नौसेना मतलब जहाज वाली सेना। और इन्होंने अपने सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा है। भूल में यहाँ पर सुमित पराक्रम लिखा गया है, जो टाइपिंग की मिस्टेक थी, उसे आप सही कर लेना। अश्वमेध पराक्रम मतलब अश्वमेध कराने वाला बहुत पराक्रमी राजा। और ये विष्णु भगवान के बहुत भगत थे। फिर नेक्स्ट है चंद्रगुप्त सेकंड। ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे। इन्हें देवराज और देवगुप्त भी कहते हैं। इन्होंने अपने भाई रामगुप्त की हत्या की थी। क्यों? रामगुप्त बहुत अधिक कायर थे, क्यों बड़े थे, इसलिए समुद्रगुप्त ने अपने पश्चात इन्हीं को राजा बना दिया था, परंतु कायर थे इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। यहाँ ध्यान रखना भाई, चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कब? जब उन्होंने शकों को हराया था और उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। इन्हीं के दरबार में 9 रत्न भी थे, जिनमें बेताल, वारामहीर,
अमर सिंह आदि थे। नेक्स्ट है कुमार गुप्त महेंद्रादित्य। इस राजा को आपको इसी बात के लिए याद रखना है क्योंकि उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और आप जानते हो नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में बिहार के अंदर है। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त। इनका भी एक ही प्रश्न बनता है। वो कौन सा बनता है कि उन्होंने मौर्यों के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जूनागढ़ गुजरात के अंदर बनी सुदर्शन झील का दोबारा से जीर्णोद्धार, मतलब जीर्णोद्धार बोलते हैं, झील की मरम्मत करवाई थी इन्होंने, तो इसीलिए उनको याद करते हैं। इसके अलावा स्कंदगुप्त को मल्लेच्छों के साथ, मल्लेच्छ बोला गया या हूणों को, हूण वंश आपकी बुक में आगे आएंगे तब आपको उनके बारे में विस्तार से बताएंगे। हुणों के साथ संघर्ष करना पड़ा था और इन्होंने हुणों को हराया भी था। अब इनकी है गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो आप जानते हो लगभग सभी गुप्त सम्राटों ने अपने समय में अश्वमेध करवाए हैं, तो वो तो भूलोगे नहीं। इसके अलावा आपको सब एक बात आती है कि हमें सारी जानकारी मिलती कहाँ से, तो ध्यान रखना कि फाहियान कौन था, चीनी यात्री, वो चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत आया था और इन्होंने एक किताब लिखी थी बौद्धकालीन राज्य, से चाइनीज भाषा में बोलते हैं, मूल उसका नाम था फो यू की। इस किताब में यहाँ मूल से नाम है बौद्ध राज्य लिख दिया मैंने, बौद्ध राज्य है नाम उसका, ठीक है। तो उन्होंने बताया है कि गुप्त साम्राज्य की भाषा थी वो संस्कृत थी, ये बहुत ही सुशासित राज्य था। इसके अलावा कुछ किताबें और भी है, जैसे कालिदास की पुस्तक अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंशम, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, शूद्रक की मृच्छकटिकम और अमर सिंह के द्वारा इसका वर्णन किया गया है। ये सभी के सभी चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। इसके अलावा दिल्ली का लोहा स्तंभ जो बहुत फेमस है, आज तक इस जंग नहीं लगी है। नालंदा की 80 फुट ऊंची बौद्ध प्रतिमा, इसके अलावा सुल्तानगंज की 7.5 फुट ऊंची बुद्ध प्रतिमा भी गुप्त साम्राज्य के समय ही बनी हुई है। इसके अलावा उस जमाने में महिलाओं को बहुत अच्छा स्थान था और 8 प्रकार की शादियों का हमें वर्णन मिलता है। 8 प्रकार की शादियाँ हुआ करती थी उस समय, और उस समय भी वर्ण व्यवस्था थी, जाति नहीं थी, वर्ण था। वर्ण आप जानते हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण में जा सकता है या वर्ण त्याग सकता है। इस तरह आपका आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। हाँ, एक बात एक थी कि गुप्त काल के अंदर ही आर्यभट्ट, वारामिहिर और ब्रह्मगुप्त हुए हैं। आर्यभट्ट वही हैं जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था। तो आपको आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। पिछली वीडियो बहुत कम व्यू आए हैं, तो प्लीज़ व्यू अधिक लाएं तभी वीडियो बनाने का मन करता है। और बाकी 10th क्लास विद्यार्थियों थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये